मित्रों नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। भारत का विचार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान के आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास बी पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए पर चर्चा किया था, जो हमें बोलने का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। इसी का जो सब क्लास बी है, ये हमें शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के इकट्ठा होने की आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के कहीं इकट्ठा हो सकते हैं, और अगर हम इकट्ठा हो रहे हैं तो राज्य को भी अधिकार प्रदत्त है कि वह आर्टिकल 19 के क्लास 3 के तहत हमारे इकट्ठा होने के उस अधिकार की एक सीमा रेखा खींच सकता है, जिसको हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। 19(3) ये कहता है कि कोई भी कानून जो राज्य ने बनाए हैं उसे 19(1)(b) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा यदि वह भारत के सार्वभौमिकता, अखंडता और लोक व्यवस्था के संबंध में हमारे राइट टू असेंबली के ऊपर, इकट्ठा होने के अधिकार के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो यानी जो भी सीमा रेखा राज्य खींचता है वह सीमा रेखा रीजनेबल होनी चाहिए। निश्चित तौर से कोई भी नहीं कहेगा कि हम इकट्ठा हों इस बात के लिए कि हम देश की सार्वभौमिकता और अखंडता के विरुद्ध खतरा बन जाएं, या हम लोक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए इकट्ठा हों। हम शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं और इकट्ठा होकर अपनी बातें कह सकते हैं। यह बोलने का अधिकार और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उससे गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा कि एक तरीके से ये प्रोटेस्ट का अधिकार देता है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन का अधिकार देता है, प्रोसेशन निकालने का अधिकार देता है। प्रोसेशन में निकालते हैं, बहुत सारे धार्मिक जुलूस होते हैं, राजनीतिक जुलूस होते हैं, अब शादी ब्याह तक में लोग जुलूस निकालते हैं, डांस करते हुए जाते हैं, प्रोसेशन जिसको हम कहेंगे, मैरिज प्रोसेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है अधिकार के क्रम में कि यह उद्भूत हुआ है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले अधिकार से, और ये कहता है कि आप इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। किस चीज़ से प्रोटेस्ट करेंगे, किसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करेंगे? निश्चित तौर से सरकारों के विरुद्ध हमें प्राप्त है, इसलिए हम सरकारों की नीतियों और यहाँ तक कि कानूनों के विरुद्ध भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये हमें इस तरह का अधिकार देता है। और बिमल गुरुंग का जो मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, मैंने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि यह नागरिकों का अधिकार है, ये संविधान उन्हें अधिकार देता है, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिन आधारों पर 19(3) में परिभाषित किए गए हैं उनके अलावा दूसरे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते। तो हम अगर इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो राइट टू असेंबली है, या इकट्ठा होने का अधिकार है, या राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिसेंट से जुड़ी हुई है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी सीमाएं क्या हैं और कौन से कानून बने हैं जो हमारी सीमाओं में हमें रखने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं उन कानूनों की थोड़ी चर्चा कर लूँ। मित्रों, कोई भी असेंबली इलीगल हो जाती है अगर वो कुछ इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करती है। यूँ कहा जाए कि यदि वह कुछ सीमाओं का उल्लंघन करती है तो वह इलीगल हो जाती है। इसके लिए इंडियन पेनल कोड की धारा 141 में व्याख्या की गई है, और आप समझ लें कि अगर यह किसी असेंबली पर लागू होता है तो उस असेंबली में जो भी सदस्य होंगे, उस असेंबली में जो लोग भी शामिल होंगे, अगर उस असेंबली ने कोई इलीगल एक्ट किया है, इलीगल काम किया है, तो उसे कहा जाता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, कॉमन ऑब्जेक्ट के अंग्रेजी में कहेंगे फर्दरेंस के लिए, आप सभी को उसका जवाबदेह माना जाएगा। और 149 IPC की धारा 149 के तहत सजा तक का प्रावधान है। हर एक व्यक्ति को वही सज़ा मिलेगी जो उसके लीडर को मिलती है। तो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से बिंदु हैं जिसके अंतर्गत कोई असेंबली इलीगल घोषित हो जा सकती है? तो पहला बिंदु है कि अगर
कानून का कोई एग्जीक्यूशन हो रहा हो या लीगल प्रोसेस समन इत्यादि आते हैं, उसका यदि एग्जीक्यूशन हो रहा हो तो उसको अगर आप बलपूर्वक रोकते हैं भीड़ लगा करके तो वह इलीगल हो जाता है। अगर आप कोई मिसचीफ कमिट करते हैं, मिसचीफ की परिभाषा इंडियन पेनल कोड में दी गई है, या किसी की ज़मीन जबरिया कब्जा करते हैं, किसी की संपत्ति जबरिया कब्जा करना चाहते हैं, कहीं आग वाग लगा देने के लिए इकट्ठा हो गए हों या कहीं तोड़फोड़ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मिसचीफ की परिभाषा में जब आता है तो ये असेंबली आपकी इलीगल मानी जाती है। अगर आप किसी की ज़मीन या किसी प्रॉपर्टी को बलपूर्वक हथिया लेना चाहते हो, जैसे लैंड माफिया की बात सुनी जाती है और शहरों में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग पैसा लेकर के जबरिया कब्जा करवा देते हैं, तो इस तरह अगर भीड़ में आप आते हैं तो इसे इलीगल माना जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को वो काम करने के लिए अगर आप मजबूर करते हैं जो कानूनी रूप से वो नहीं कर सकता, या जो कानूनी रूप से वो करना चाहता है उसको करने से आप रोकते हैं, तो वो भीड़ या वो जो इकट्ठा होती है असेंबली इलीगल हो जाती है। और अगर सरकार को या किसी पब्लिक सर्वेंट को जो वो अपना लॉफुल काम कर रहा है, यदि उस लॉफुल काम करने में कोई आप बाधा पहुंचाते हैं, बलपूर्वक बाधा पहुंचाते हैं, डरा धमका करके करते हैं, तो माना जाता है कि असेंबली इलीगल हो जाती है। और यदि असेंबली इलीगल है, जैसा मैंने कहा, तो उसमें जो भी व्यक्ति उसके सदस्य हैं, अगर अपराध उस असेंबली के माध्यम से कर दिया गया तो उसे माना जाता है कि आपने एक सभी लोगों का एक उद्देश्य एक था और उस एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप इकट्ठा हुए थे और आपने अपराध किया, तो हर एक की उस अपराध में बराबर की भागीदारी मानी जाएगी और धारा 149 के तहत सभी को सजा होगी। परंतु ऐसा नहीं कि जो असेंबली इकट्ठा हुई है वो हमेशा अपराध कर ही देगी, अपराध की नीयत से भी इकट्ठा होते हैं। तो सीआरपीसी के धारा 129 में इस बात का प्रावधान किया हुआ है कि यदि कोई असेंबली इलीगल काम करना चाहती है, काम नहीं किया हो करना चाहती है, उसको बलपूर्वक डिस्पर्स करने का, बलपूर्वक हटाने का अधिकार एक्सीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन जिसको हम कहते हैं, उसे नीचे के नहीं होने चाहिए, उनको अधिकार हासिल है कि वो बलपूर्वक भी उस असेंबली को डिस्पर्स कर सकते हैं। और यह मैं थोड़ी सी बात कह देना चाहूँगा कि अगर बलपूर्वक डिस्पर्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी नियम अलग से बने हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले वो आजकल तो वज्रवाहन है जिसको पानी की धार छोड़ते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं, लाठी चार्ज करते हैं और अंत में गोली भी चलाने का अधिकार है। ये गोली जो चलाने का अधिकार है इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के पहले भारतीय पुलिस सेवा में था और हमें इसकी ट्रेनिंग दी गई, बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में ट्रेनिंग दी गई। और उसमें मुझे एक बात कभी नहीं मैं भूलता, अपने पूरे कैरियर में नहीं भूला, मैंने उसका उपयोग किया कि जो मॉब आपके सामने खड़ी है वो आपकी दुश्मन नहीं है। ये बात मैं पुलिस ऑफिसर से कहना चाहूँगा और जो हमारे एक्सीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका में जो लोग आते हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपके अपने लोग हैं। हो सकता है वो भटके हुए लोग हैं, इसलिए उनको आप डिस्पर्स करने के लिए, वहाँ से तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग कर रहे हैं, खास करके गोली चलाने का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको नौबत आ ही जाती है गोली चलाने की, तो हमें बताया गया था और मैंने उसका पालन किया, शूट नॉट टू किल बट टू इनकैपेसिटेट, यानी उसको मारने के लिए, भीड़ के किसी व्यक्ति को मारने के लिए आप गोली नहीं चला रहे हैं, उनको नाकाबिल बना देने के लिए चला रहे हैं ताकि वे कोई मिसचीफ नहीं कर सके, कोई इलीगल काम नहीं कर सकें और वो भीड़ तितर बितर हो जाए। अब जिसको गोली लगी है स्वाभाविक उसके बाद आप भेजेंगे पुलिस को, उसको उस व्यक्ति को ले जा करके अस्पताल ले जाया जाएगा, ये आपका दायित्व बनता है। उसी प्रकार से सीआरपीसी में एक धारा 144 और ये है कि अगर किसी असेंबली के कारण अगर लोगों के इकट्ठा होने की वजह से शांति भंग का अंदेशा हो या दंगा फसाद होने की संभावना हो या किसी को अनॉय करने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हों। आप जानते हैं कि आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि मंदिर मस्जिद को लेकर के झगड़े हो जा रहे हैं, तो किसी को नमाज पढ़ने से कोई रोक रहा है, किसी कहीं पूजा करने के लिए किसी को रोक रहा है। तो अगर इस तरह के लिए इकट्ठा लोग हो रहे हों तो धारा 144 का प्रयोग करके और उनको आने से ही रोका जा सकता है।
आपको स्मरण होगा कि उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बहुत सारे लोग मीटिंग करना चाहते थे और उस मीटिंग में एक धर्म विशेष के लोगों को, समुदाय विशेष के लोगों को धमकी देने का काम कर रहे थे। तो कोर्ट ने कहा कि आप निर्णय लीजिए, सरकार को कहा कि निर्णय लीजिए कि यह मीटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे अशांति फैलने की संभावना है, उसके बाद से दंगा फसाद फैलने की संभावना है और लोगों को उससे कठिनाई हो सकती है। तो ये कानून हमारे यहाँ बना हुआ है। जो तीसरा जो बिंदु मैं इस कानून के बारे में कहना चाहूँगा, एक अलग से कानून है, इसको पुलिस एक्ट 1861 कहते हैं। पुलिस एक्ट 1861 अंग्रेजों ने बनाया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हर प्रदेश में अपने अपने पुलिस एक्ट बने हुए हैं। तो इसके अंतर्गत अगर कोई प्रोसेशन निकलता हो तो उसको लाइसेंस देने का अधिकार पुलिस को है। यदि पुलिस को लगता है कि इसके रूट को, इसके टाइमिंग को रेगुलेट करना चाहिए, तो पुलिस इस कानून के अंतर्गत कह सकती है ऑर्गेनाइजर से, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो इसके व्यवस्थापक लोग होते हैं उस प्रोसेशन के, जुलूस के, कि आप हमसे परमिशन लीजिए, आप हमसे लाइसेंस लीजिए, ताकि आपके निकलने के कारण, आपके प्रोसेशन निकालने की वजह से लोगों को कठिनाई नहीं हो और कानून का पालन हो सके। तो ये अधिकार पुलिस को उसमें दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे बहुत सारे प्रदेश हैं, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, तो आप जानते हैं कि नागालैंड है। तो इन प्रदेशों में बहुत लंबे काल से आप जानते हैं कि अशांति चली आ रही थी, अभी भी कुछ इलाकों में अशांति है। तो इसके लिए एक 1958 में ही आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट बनाया गया और उसमें आर्मी के लोगों को, अफसरों को, एक सर्टेन रैंक के ऊपर के अफसरों को अधिकार दिया गया कि वे असेंबली को भी रोक सकते हैं और उन्हें अन्य बहुत सारे अधिकार हैं। वो अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उनको देना पड़ेगा, प्लस वो गोली चला सकते हैं, वो यहाँ तक हत्या, मतलब मार भी सकते हैं अगर आप इंसर्जेंट्स हैं तो। इस तरह तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये कानून बने हुए हैं और ये कानून हमारे राइट टू असेंबली को रेगुलेट करने के लिए, राइट टू असेंबली के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए दिए गए हैं। लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात अब कहना चाहूँगा कि इधर हम लोग देख रहे हैं कि इन कानूनों का इस्तेमाल, इस सवाल उठ रहे हैं कि इन कानूनों के कई बार बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैं हाल में जो 2 असेंबलीज इम्पॉर्टेंट हुई थी, जो लोग इकट्ठा हुए थे, जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक है किसान लोग जो 1 वर्षों तक लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देते रहे, किसान आंदोलन जिसको कहा गया, संयुक्त किसान मोर्चे ने इसका आयोजन किया। और दूसरा है CAA प्रोटेस्ट्स, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना उसका प्रोटेस्ट। ऐसा प्रतीत होने लगा किसान आंदोलन के सिलसिले में, मैं पहले कहूँ कि एक वर्ग हमारे अंदर पैदा हो गया, उसमें मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी शामिल था, जो किसानों को बदनाम करने के लिए, खालिस्तानी हैं, नक्सली हैं, असामयिक तत्व हैं, दलाल हैं, इस प्रकार से रात दिन उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें की गई। सत्ताधारी दल ने भी किया और जो सोशल मीडिया पर जिसको ट्रोल आर्मी कहते हैं, ऐसे भी लोग पैदा हो गए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ऐसे भी लोग पैदा हो गए हैं। उन्हें लगता है कि सरकार ने जो भी कानूनी नीतियाँ बना दी, उनका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा आप गलत सोचते हैं। संविधान शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार लिए हमें असेंबल होने का, इकट्ठा होने का अधिकार देता है। ये भारत का विचार है। ये सभा करने का अधिकार देता है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, डिसेंट करने का अधिकार देता है। इस अधिकार का आदर कीजिए। आप उनकी मांगों से असहमत हो सकते हैं। जैसा कि मैंने सुना है, अभी चूँकि स्पष्ट याद नहीं है, कि किसी प्रजातांत्रिक देश की संसद में ये वाक्य लिखा हुआ है कि मैं आपके द्वारा कहे गए से असहमत हूँ, परंतु मैं आपके बोलने के अधिकार के लिए अपना सिर भी कटा सकता हूँ। यानी बोलने का अधिकार जो नागरिकों का प्रजातंत्र में है, वो मनुष्य होने के नाते अधिकार है। ये पूरा मूलभूत अधिकार का जो चैप्टर है, जिसकी चर्चा मैंने जब शुरुआती दौर में किया था, तो मैंने मैग्ना कार्टा का उल्लेख किया
मैंने फ्रांस की क्रांति का उल्लेख किया, मैंने अमेरिकन इंडिपेंडेंस का उल्लेख किया और अपने उपनिषदों का मैंने उल्लेख किया कि सबका मकसद यह है कि व्यक्ति को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए ताकि उसकी चहुमुखी उन्नति हो सके। और अगर इकट्ठा होकर अपनी बात कहना कोई चाहता है तो ऐसा वातावरण तो होना चाहिए। अगर आप उसको कहने नहीं देंगे, घुट घुट करके लोग रहेंगे, तो ये प्रजातंत्र की निशानी नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया किसान आंदोलन को कई स्तरों पर बदनाम करने की कोशिश की गई। तकलीफ होती है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसने भी बदनाम करने में कोर कसर नहीं उठा रखी। ऐसे ऐसे पत्रकार टीवी स्टूडियो में बैठ करके किसानों का अपमान कर रहे थे, जिन पत्रकारों को बोलने का अधिकार संविधान की इसी धारा, इसी आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ है। अगर आपको बोलने का अधिकार मिला हुआ है, अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है, तो जनता को भी वही अधिकार मिला हुआ है। तो जनता के उस अधिकार का आदर करना आपको सीखना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है कि आपकी लॉयल्टी, आपकी स्वामी भक्ति अपने मालिक के प्रति हो सकती है, मालिक की कहीं और हो सकती है, या आपकी विचारधारात्मक भी हो सकती है, लेकिन जनता का विरोध क्यों करते हैं? संविधान कहता है कि प्रेस को आज़ादी है। क्यों कहता है? प्रेस को क्यों देता है? क्योंकि प्रेस प्रजातंत्र का चौथा खंभा माना जाता है, और प्रजातंत्र का ये खंभा तभी टिका रहेगा जब संविधान टिका रहेगा। तो जो संवैधानिक अधिकार लोगों को दिए हुए हैं, जो संविधान कहता है, उसका आदर उस चौथे खंभे को भी करना चाहिए। ये मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। जो हमारे मीडिया का बड़ा हिस्सा है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मित्रों, आप इस पर विचार करें, इस पर सोचें, क्योंकि किसान आंदोलन को आपने बदनाम किया और बाद में माननीय प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश देते हुए तीनों कानूनों को वापस ले लिया। कहाँ पर आपका सरकार के पक्ष में खड़ा होना कोई फ़ायदेमंद आपके लिए रहा? फ़ायदेमंद नहीं रहा। आपने विष फैलाने की कोशिश की, कृपया इससे बचा जाए। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रूप में जो सोशल मीडिया के में लोग अनर्गल बातें उस आंदोलन के बारे में लिख रहे थे, उन्हें भी सोचना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया में ये सब कुछ कहने का अधिकार इसी आर्टिकल से मिलता है, क्योंकि राइट टू असेंबल, राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन से ही निकला हुआ है। तो आपको जिससे अधिकार मिला है, आप दूसरे उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप केवल अपने स्वामी भक्ति में, आप किसी के प्रति भक्ति में उसका विरोध करें, ये उचित नहीं है। विचार कीजिए, सोचिए। दूसरा, CAA वाला जो प्रोटेस्ट था, संविधान कहता है कि कानून पास होंगे, कानून को चुनौती दी जाएगी। अगर उस कानून से जनता का कोई हिस्सा सहमत नहीं है तो चुनौती देगा, और सुप्रीम कोर्ट को राइट टू रिव्यू है, अधिकार है उसको उसका रिव्यू करने का कि संवैधानिकता उसकी है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग उससे ज़रूरी नहीं कि सहमत होंगे। जो मानते हैं कि संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया तो वे संतुष्ट न होंगे, और उसी प्रकार से जो मानते हैं कि असंवैधानिक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित कर दिया तो संतुष्ट नहीं होंगे। और ये चलता रहेगा, विवाद चलता रहेगा, क्योंकि मामला कंपीटिंग इंटरेस्ट का है जो डेमोक्रेसी में होता है। तो हमें डेमोक्रेसी के इस तत्व को, इस इसेंस को पहचानना पड़ेगा कि कंपीटिंग इंटरेस्ट के बीच हमेशा संघर्ष चलेगा और सामंजस्य भी होगा और प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। लेकिन जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध जो लोग आए, सरकारों ने उनके साथ जो बर्ताव किया वह तो हम सभी को पता है। कई लोगों को तो नोटिस दी गई, उत्तर प्रदेश में तो उनके फोटो चिपकाए गए, इस प्रकार से चिपकाए गए ताकि वे बहुत बड़े अपराधी हैं। लेकिन जो मीडिया का भी हिस्सा था और जो सोशल मीडिया का हिस्सा था, उसने भी कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। अब याद करिए, फादर मार्टिन को याद कीजिए। फादर मार्टिन जर्मनी के एक मॉरलिस्ट थे। उनकी एक बड़ी मशहूर कविता है, और हिटलर के विरुद्ध 2 मशहूर कविता है। उन्होंने कहा कि जब वे आए तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो कम्युनिस्टों के खिलाफ आए थे। जब वे आए तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो यहूदियों के खिलाफ आए थे। जब वो आए तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वे ट्रेड यूनियनिस्टों के खिलाफ आए थे। और जब वो मेरे लिए आए
तो कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि सभी तो जा चुके थे। इसलिए हमें संविधान की इन मूल भावनाओं को समझना चाहिए, संविधान को बचाने की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि उसी में भारत का जो विचार है वो समाहित है। इसलिए हमें भारत के विचार को हर स्तर पर, हम नागरिक हैं, चाहे हम प्रेस में काम करते हों, चाहे हम प्रशासन में काम करते हों, चाहे हम सरकारों में काम करते हों, चाहे हम चुन करके सरकार चलाते हों, हमें इसी संविधान से सारे अधिकार प्रदत्त हैं। इसलिए हम इसको पहचानें और पहचान करके इसका आदर करें, इसके अनुसार आचरण करें। यही मेरे इस कार्यक्रम का मकसद भी रहा है मित्रों, इसलिए मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश की। और संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग सीमाओं के अंतर्गत करें, सीमाओं को क्रॉस न करें। ये बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि सीमाओं को क्रॉस करने का मतलब यह हुआ कि हम अपने विरुद्ध आफत को आमंत्रण दे रहे हैं। हम आफत को आमंत्रण न दें, और भले ही आफत न आए, हम स्वयं अपने मन मिजाज को प्रजातांत्रिक रूप से व्यवहार करना सिखलावें और उसके अनुसार आचरण जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंतिम अपील करना चाहूँगा कि आप में से जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए होंगे, तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। मेरी कोशिश होती है कि मैं जनोपयोगी विषयों पर अपनी बातें कहूँ, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कृपया उसे लिखना मेरे YouTube चैनल पर न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।